हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे BHU रेट एग्ज़ाम 2019 एजुकेशन का सॉल्व पेपर पार्ट 2। तो इसके पहले हम लोगों ने BHU के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का एजुकेशन पेपर का फर्स्ट पार्ट देख लिया है और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 34, व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन। अनुसंधान अभिकल्प क्या है। ऑप्शन ए, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग के लिए बीच विकल्प बी, आंकड़ा के विश्लेषण तथा संग्रह के प्रत्येक प्रक्रम हेतु ढांचा। सी, अनुसंधान करने का तरीका से जो सिद्धांत में आधारित नहीं है। डी, शैली जिसमें अपने आप अनुसंधान निष्कर्ष अर्थात ग्राफ को प्रस्तुत करते हैं। तो इसका जो आंसर BHU ने माना है वो बी है। ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, इसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35, यदि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में 8 श्रेणियां या वर्ग है तो स्वतंत्र कोटि क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 7। इसमें 7 स्वतंत्र कोटि बनेंगी यदि 8 श्रेणियां या वर्ग हैं तो, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। तो शोध की गहराई का अंदाजा जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसी के आधार पर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, संभाव्यता प्रतिदर्श को जाना जाता है। तो संभाव्यता प्रतिदर्श को रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर ही इसी प्रश्न पत्र में ऊपर भी आया हुआ है कि रैंडम वहाँ पे सैम्पलिंग किसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन बस थोड़ा सा उलट दिया है क्वेश्चन को, स्टेम को क्वेश्चन बना दिया। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से क्या गैर सैद्धांतिक शोध का पारिभाषिक लक्षण नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन डॉक्ट्रिन रिसर्च। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है ये सी सही है कि यह विधिक सिद्धांतों और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों के चारों ओर व्यवस्थित होता है। तो ये लक्षण नहीं पूछा है कि गैर सैद्धांतिक के कौन सा लक्षण नहीं है, तो यह है कि यह विधिक सिद्धांतों या अपीलीय न्यायालय के चारों तरफ व्यवस्थित होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 39, नगण्य परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु अनुसंधानकर्ता निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें नहीं करते हैं पूछा है, वो भी नल हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए। टू टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस इज द रिसर्चर डज नॉट यूज। तो उसमें वो फैक्टोरियल एनालिसिस यूज नहीं होता है, जबकि काई स्क्वायर का प्रयोग एनोवा और टी टेस्ट का प्रयोग नल हाइपोथेसिस को चेक करने में करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइटेशन स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन एक उद्धरण विधि नहीं है। तो यहाँ पे शिकागो विधि होता है, APA विधि होता है, MLA होता है, लेकिन OEA विधि नहीं होता। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा नहीं है पूछा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे APA का अर्थ होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके द्वारा दिया गया, शिकागो के द्वारा दिया गया, MLA के द्वारा दिया गया। अब है आपको इसमें, अब अगला क्वेश्चन है, ये पार्ट सेकेंड है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है सब्जेक्ट एरिया से कंसर्न से ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज मूक स्टैंड फॉर। तो मूक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये नेट में भी आया है, 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2-3 बार इसका रिपीट किया है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए। मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका है। अगला क्वेश्चन है
पियाजे के क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक बालिका की मात्रा के अनुसार संरक्षण सीखता है? तो कंसर्वेशन जो होता है टर्म्स किस में सीखता है? तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, द टाइटल ऑफ NCFTIE 2009, ये NCFTIE 2009 का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है टॉवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। तो व्यावसायिक एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षक तैयार करने के लिए ये इसका शीर्षक का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 या अधिक चरों के अंतःक्रिया प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध में क्रम गुणित अभिकल्प में 2 या 2 से अधिक चरों के अंतःक्रिया प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? पहले तो एक्सपेरिमेंटल में होता है कि चरों में मैनिपुलेशन हो सकता है, उसमें भी फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 या 2 से अधिक चरों के अंतःक्रिया प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कि वह चर जो प्रयोग को प्रभावित करते हैं लेकिन अनियंत्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें इंटरवेनिंग वेरिएबल या हस्तक्षेपीय चर होते हैं, चर बोलते हैं। ये चर जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकते। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस या इंटरवेनिंग। इस प्रकार से ये जो बाह्य चर होते हैं इनको कंट्रोल किसी हद तक किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि भूख प्यास नहीं, जैसे कि किसी व्यक्ति को थकावट है, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल आते हैं, इसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारे जो वेरिएबल हैं उनमें पड़ने वाले इफेक्ट को हस्तक्षेप कर देता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है जिसके कारण एरर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम का आरंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस अधिनियम का परिणाम है? ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रेगुलेशन 2014 के अनुसार है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 2 वर्षीय कार्यक्रम 2014 विनियम के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, कि सृजनात्मकता अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन पर अधिक निर्भर करता है। क्रिएटिविटी रेस्टेड मोर ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग देन ऑन द डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन आंतरिक अभिभावक है? तो इसमें से आंतरिक अभिभावक के रूप में जाना जाता है सुपर ईगो को माना जाता है, सुपर ईगो को माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमेलाइज्ड पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड? तो ये जो है सुपर ईगो के द्वारा होता है विनिमय, तो इसलिए इसे पर अहम को सोशली माना भी जाता है, जैसे कि जो नैतिक संबंधी नियम होते हैं वो पर अहम ही लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत सही पहले क्या है ये देख लेते हैं। तो मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये कथन सत्य है। दूसरा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन शिक्षा कमेटी के नाम से जाना जाता है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कोठारी आयोग ने विद्यालय स्तर पर कार्य अनुभव की सिफारिश की थी। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस की सबसे पहली जो बात की थी कोठारी कमीशन ने की थी 64 to 66 वाले में। तो ये ऑप्शन कभी कभी प्रश्न पूछता है कार्य अनुभव का किसने सिफारिश किया था? तो कोठारी आयोग ने किया था, ये ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन है NPE 9086 हेतु कार्य योजना
प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो बनाया गया था, वो प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, वो 1992 में दिया गया था। ये बात भी सत्य है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो गलत था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन गलत था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा गलत है। और पूछा क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन इसका दूसरा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अभिक्रमित अधिगम का प्रकार नहीं है? तो अभिक्रमित अधिगम का प्रकार, प्रोग्राम लर्निंग का प्रकार जो होता है वो है, पहले ये देख ले तो कौन कौन सा है। तो मल्टी ट्रैक ये भी सही है, स्किल्ड लाइनर ये भी सही है, स्क्रैम्ड ये अव्यवस्थित बुक ये भी सही है, लेकिन ये स्तरीकृत नहीं है। तो इस तरीके से पूछा क्या है कि अभिक्रमित कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शोध का परिमाणात्मक दृष्टिकोण नहीं है? तो यहाँ पे परिणाम जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ द रिसर्च जिसका नहीं है, स्टैटिस्टिक नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि एनोवा का उपयोग निम्न में से किसकी गणना के लिए किया जाता है? तो एनोवा का प्रयोग हम कब करते हैं? दो से अधिक, जैसे कि सिर्फ दो हमारे पास वेरिएबल, दो यदि वेरिएबल है तो वहाँ पे 1 और 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे टी टेस्ट लगता है। लेकिन यदि उससे 2 से अधिक चर होते हैं, चरों के बीच के अंतर को जानना होता है, तो वहाँ पर हम एनोवा लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में सामूहिक अचेतन के बारे में बात की थी? तो कार्ल युंग जो थे उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अदर एग्जाम में भी आया हुआ है कि सामूहिक अचेतन की संप्रदाय किसने दिया है या व्यक्तित्व के सिद्धांत में किसने प्रयोग किया है? तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात कार्ल युंग ने की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, यदि बच्चा PAT को टैप तो वॉच को शाह के रूप में पढ़ता है तो उसे किस प्रकार की असक्तता हो सकती है? तो ये डिसलेक्सिया है। यहाँ पे एक जैसे शब्दों मतलब कि वो शब्द एक जैसे शब्दों को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे पी को वो क्यू लिख देता है या फिर इस प्रकार की समस्याएं करता है। यहाँ पे जैसे पॉट को टॉप और वॉच को सा लिखा है तो वो उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में इसके पास डिसकुलकुलिया में क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन, यहाँ पे कुलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से हो गया, तो ये मैथ से जितनी भी प्रॉब्लम संबंधित होगी तो वो डिसकुलकुलिया के अंतर्गत आएगा। डिसग्राफिया में उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार से ये असक्तताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि एक युग्मन छात्रों का, ताकि छात्र पहले से कुछ कौशल सीख चुके हैं, कम कौशल युक्त छात्र के कौशल को शिक्षण कर बढ़ा सकते हैं को क्या कहा जा सकता है? तो इसको कहा जाता है पीयर ट्यूटरिंग। मतलब कि एक लड़का पहले से, जैसे एक लड़का है, कोई बॉय है, कोई स्टूडेंट हमारा है, वो पहले से कोई मान लीजिए कि हम उसको कि 2 अंकों का गुणा सिखा रहे हैं, 2 अंकों का गुणा सिखा रहे हैं, तो एक बच्चा पहले से सीखा हुआ है तो उसके एक ऐसे हम साथी को उसके साथ मतलब उसके साथ ग्रुपिंग करते हैं जो नहीं आता जिसको, तो ये लड़का इसको सिखा सकता है। तो यहाँ पे ये पीयर ट्यूटरिंग हुई, मतलब अपने एक साथी दूसरे साथी को पढ़ाता है तो वहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग होगी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधक है? तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन कौन से सहायता करते हैं पहले ये देख लेते हैं। आइडिया सहायता करता है, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव सहायता करता है, ये अभिजातवाद ये सहायता करता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी गरीबी सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधक है, ऐसा ये ऑप्शन इसका सही माना है इन्होंने BHU वालों ने। अगला क्वेश्चन है 17वां कि निम्न में से कौन कक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ती उपयोग के संबंध में आरोपित शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन को सही तरीके से स्पष्ट करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी माना गया है कि लेक्चर इज द मतलब व्याख्यान और तथा स्वर
से कोचिंग की ओर, तो इसको इन्होंने सही आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसने सर्वप्रथम प्रबलीकरण की अवधारणा को प्रस्तावित किया था? तो थॉर्नडाइक जी जो थे उन्होंने प्रबलीकरण को बहुत महत्व दिया था। सर्वप्रथम री इन्फोर्समेंट की बात थॉर्नडाइक ने की थी। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी, क्वेश्चन नंबर 19, पूंजीवादी समाज में शिक्षा की भूमिका तकनीकी रूप से सक्षम, विनम्र एवं आज्ञाकारी कार्यबल का पुनरुत्पादन है। किसने शिक्षा की भूमिका में यह टिप्पणी की थी? तो ये इसका आंसर है लुईस अल्थसर ने की थी। कि क्या लुईस अल्थसर ने क्या कहा था कि पूंजीवादी समाज में शिक्षा की भूमिका तकनीकी रूप से सक्षम, विनम्र, आज्ञाकारी कार्यबल का पुनरुत्पादन है। तो ये लुईस अल्थसर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सीबीएसई प्रणाली का मुख्य तत्व है। तो यहाँ पे सीबीएसई इसका मुख्य तत्व है स्टूडेंट ऑटोनॉमी है। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से संबंधित है। इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मदद दी जाती है। तो यहाँ पे बच्चे को स्वायत्तता ऑटोनॉमी होती है कि वो किसको सब्जेक्ट को अलग अलग सब्जेक्टों को चुन सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग द आइजेंक लॉ सोशिएबिलिटी इन इंट्रोवर्ट्स इज ड्यू टू। आइजेंक के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तियों में कम सामाजिकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च कार्टिकल उद्दीपकता स्तर के कारण। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी माना गया है कि आइजेंक अंतर्मुखी व्यक्तियों में कम सामाजिकता क्यों होती है? तो ये उच्च कार्टिकल उद्दीपकता स्तर के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, समस्या को हल करने के लिए संपूर्ण स्थिति के बोध पर अधिगम के किस सिद्धांत पर बल दिया जाता है? तो इसमें किस स्थिति पर बल दिया जाता है समस्या समाधान करने के लिए? सबसे पहले समस्या को हल करने के लिए संपूर्ण स्थिति के बोध पर, मतलब पूरे सिचुएशन के संबंध में बोध होने के लिए क्या किस बोध पर किसमें विशेष बल दिया जाता है, किस सिद्धांत में? तो वो अंतर्दृष्टि बल में दिया जाता है। इनसाइट थ्योरी में क्या कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप अपने अराउंड देखिए, अराउंड देखने के बाद जो सहायता करती है हमारी समस्या समाधान में उस तरफ बढ़िए। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सूचना पुनः प्राप्ति में शोर का कारण है। तो ये इसका निरर्थकता इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, गैर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, समर्पित संचार उपकरण एवं कंप्यूटर प्रणाली निम्न में से किसके 3 उदाहरण हैं? तो किन के प्रकार हैं ये उपकरण? समर्पित संचार उपकरण एवं कंप्यूटर प्रणाली। तो ये सांकेतिक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च गुणवत्ता युक्त साथी शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम का प्रारूप एनपीई 2019 द्वारा शामिल किया गया था? तो ये किया गया नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम को उच्च गुणवत्ता युक्त साथी शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए एनपीई द्वारा 2019 में शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है 26, समाजशास्त्र का कौन सा परिप्रेक्ष्य जैविक सादृश्यता ऑर्गेनिक एनालॉजी पर आधारित है? तो ये इसका सही ऑप्शन ए है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज का फंक्शनल परिप्रेक्ष्य जैविक सादृश्यता ऑर्गेनिक एनालॉजी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 27, घटना घटनोत्तर शोधकर्ता द्वारा चुना जा सकता है जब
कारण कार्य संबंध का अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में हेर फेर नहीं किया जा सकता है, तब हम लोग एक्सपोज फैक्टो का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सपोज ये घटना घटनोत्तर में क्या होता है कि परिणाम जो हमारे रिजल्ट हैं, रिजल्ट जो है वो पहले आ गए होते हैं, मतलब रिजल्ट जो है होता है वो पहले आ गया है। रिजल्ट के आधार पे हम लोग रीजन को, मतलब कारण जो होता है, कारण होता है उसको हम बाद में ढूंढते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यदि फेफड़े का कैंसर हो चुका है तो उसके कारणों का हम लोग पता लगा सकते हैं, उसमें जैसे धूम्रपान वगैरह उसके कारण हो सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 10 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, शब्दानुकरण इकोलेलिया एक विशिष्ट व्यवहार है, तो यह स्वलीनता वाले बच्चों से संबंधित होता है। इकोलेनिया मतलब कि इसमें एक ही शब्द को वो बार बार उपयोग करता है। जैसे कि एक बच्चे को अभी एक हाल में ही मूवी कोई आई थी, तो उसमें एक बच्चा हर चीज़ को बोलता है आमलेट आमलेट, तो हर चीज़ को ही वो आमलेट आमलेट ही बोलता रहता है। तो इस तरीके से स्वलीनता वाले बच्चों का एक ही शब्द का बार बार अनुकरण करना इकोलेलिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन होता है 30, निम्न में से किसका उपयोग प्रतिदर्श आकार के निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये कोचरन का सूत्र जो है वो हमारे प्रतिदर्श आकार के निर्धारण में सहायता करता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग वेब किसने दिया है? तो लर्निंग वेब की अवधारणा जो दी है वो इवान इलिच ने दी है, लर्निंग वेब की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा के राजनीतिकरण का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा के राजनीतिकरण का उदाहरण जीडीपी का प्रतिशत हिस्सा नहीं है। और जबकि अन्य राजनीति उदाहरण जो होगा जबकि राजनीतिकरण का उदाहरण क्या क्या हो सकता है कि किसी राजनेता की जीवनी को पढ़ाना, शिक्षा में विशिष्ट राजनीति विचारधारा का समावेश, पाठ्यक्रम में प्रभुत्ववादी प्रभाव, तो ये राजनीति का इफेक्ट है। जबकि ऑप्शन बी जो है जीडीपी का प्रतिशत हिस्सा, इससे कोई लेना देना राजनीति का नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसने व्यक्ति की आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लक्ष्य पर बल दिया है? तो ये मानवतावादी जो हैं, ह्यूमनिस्टिक वाले जितने हैं वो उन्होंने आत्मसिद्धि या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे एम्फेसाइज दिया है। अगला क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन पूर्वोत्तर भारत की जनजाति की संस्कृति का अध्ययन के लिए आपकी सहायता करेगा? तो यहाँ पे इथनोग्राफी या नृजाति विज्ञान किसी भी जनजाति के संस्कृति का हमको अध्ययन करने में मदद देती है, वो इथनोग्राफी होती है। अगला क्वेश्चन है सतत चर का उदाहरण है, तो सतत चर का उदाहरण बुद्धि इंटेलिजेंट है, तो इसलिए, और जबकि ये असतत के हैं जैसे कि लिंग, स्थान, जाति, ये असतत के उदाहरण हैं। सतत आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने पार्ट 2 में प्रश्न देखे हैं, अगले पार्ट को पार्ट 3 में हम लोग आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।